अपने बिल का पेमेंट तो करना ही होता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स पे नहीं करने चाहिए? बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह से विश्वास करता हूं। मैं सिर्फ खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, गवर्नमेंट को पैसे देने के पहले। पर तब क्या होगा जब आपके पास काफी पैसा नहीं हो? मैंने पूछा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूं, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, चाहे मेरे पास पैसा कम हो। मेरे लिए गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा असेट वाला कॉलम। और क्या गवर्नमेंट के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा। हाँ, अगर मैं उन्हें पैसे न दूं तो, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खुद को सबसे पहले पैसा दो, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया। सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है, अमीर डैडी ने कहा। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? इंस्पिरेशन, अमीर डैडी ने कहा। अगर मैं उनके पैसे नहीं चुकाऊं तो कौन ज्यादा जोर से शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स? आपके बजाय आपके क्रेडिटर ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे, मैंने क्लियर ऑप्शन चुनते हुए कहा। अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसा देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे क्रेडिटर्स को पैसा देने का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि मुझे इनकम के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव मेरी इंस्पिरेशन बन जाता है। मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, दूसरी कंपनियां शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे हैं और बेचे हैं। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि ये लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण ही मैंने ज्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूं। कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, मेरे पास कभी भी पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है? बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, गवर्नमेंट का पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने लोग होते हैं। वैसे आमतौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं और वे उन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं? मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया यह ऐड देखा है। तो ज्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने क्रेडिटर्स के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा, जिम जाने की तरह है, वहां वेट उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग के मसल्स से जितना काम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता हूं। अब मैं इन डरावने क्रेडिटर्स से जरा भी नहीं डरता। मुझे मेरे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी। तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूं तो मैं फाइनेंशियली और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूं। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे लास्ट में पैसे देता हूं या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूं तो मैं कमजोर हो जाता हूं। इसीलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिंदगी भर इधर उधर ठोकरें मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के मारे भी मेरी आदतें अच्छी नहीं है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 45 किलोग्राम के कमजोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है और जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा गंवाया है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूं तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूं कि जो मैं नहीं जानता वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया है कि कई लोग जिद का इस्तेमाल अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या इन्वेस्टर्स से चर्चा करता हूं तो ऐसा अक्सर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के बेसिस पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, पर वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मनी इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह बर्ताव करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी सब्जेक्ट में अज्ञानी हैं, तो उस फील्ड में किसी एक्सपर्ट को ढूंढकर या उस सब्जेक्ट पर कोई अच्छी बुक पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर दें। ने मुझे पैसे के मामले में ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता। मेरे पास कभी भी पैसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी इंस्पिरेशन बन जाता है। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, गवर्नमेंट का पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने लोग होते हैं। वैसे आमतौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं और वे उन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी, जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया यह ऐड देखा है। तो ज्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने क्रेडिटर्स के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा, जिम जाने की तरह है, वहां वेट उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग के मसल्स से जितना काम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता हूं। अब मैं इन डरावने क्रेडिटर्स से जरा भी नहीं डरता। मुझे मेरे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थी। तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूं तो मैं फाइनेंशियली और मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो सकता हूं। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे लास्ट में पैसे देता हूं या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूं तो मैं कमजोर हो जाता हूं। इसीलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिंदगी भर इधर उधर ठोकरें मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी आदतें अच्छी नहीं है। अमीर डैडी ने सिर हिलाया, 45 किलोग्राम के कमजोर आदमी की तरह। कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूं उससे पैसा आता है और जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूं। हर बार जब मैंने जिद की है मैंने पैसा कमाया है। वो इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूं तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूं कि जो मैं नहीं जानता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया है कि कई लोग जिद का इस्तेमाल अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या इन्वेस्टर्स से चर्चा करता हूं तो ऐसा अक्सर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के बेसिस पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, पर वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मनी इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह बर्ताव करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी सब्जेक्ट में अज्ञानी हैं, तो उस फील्ड में किसी एक्सपर्ट को ढूंढकर या उस सब्जेक्ट पर कोई अच्छी बुक पढ़कर अपनी नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर दें। 8वां चैप्टर, बाधाओं को पार करना, यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर 9 यानी कि 9, शुरू करना। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, पर ऐसा नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में कि मैंने किस तरह शुरू किया, मैं डे टू डे के हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस को बताना चाहता हूं। बड़े डील्स को खोजना सचमुच आसान है, मैं आपसे वादा कर सकता हूं। ये मोटरसाइकिल चलाने की तरह है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो अगर आप ठान लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाले करोड़ों डॉलर के डील्स को खोजने के लिए हमारे में फाइनेंशियल टैलेंट होना जरूरी है। मुझे भरोसा है कि हम सभी के अंदर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ होता है और उसे बुलाकर जगाने की जरूरत होती है। यह इसलिए सोया रहता है क्योंकि हमारे कल्चर ने हमारे अंदर ये संस्कार डाल रखे हैं कि पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। इस कल्चर ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो एनकरेज किया ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, पर हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाए। इसने हमें अपने फाइनेंशियल फेलियर के बारे में चिंता न करना सिखाया है। जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो गवर्नमेंट या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी, पर इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुकाना होगा।
जो उसी स्कूल सिस्टम में एजुकेट होते हैं। मैसेज ये है कि कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और इसे खर्च कर दो। और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से वेस्टर्न सोसाइटी के 90% से ज्यादा लोग इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जॉब ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। अगर आप इस भीड़ में से एक नहीं हैं, तो मैं आपके फाइनेंशियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिखे 10 स्टेप्स दे सकता हूं। मैं आपको सिर्फ वही स्टेप्स बता रहा हूं जिन पर मैं चला हूं। अगर आप इनमें से कुछ पर चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप इन पर नहीं चलना चाहते तो आप खुद के स्टेप्स बना लें। आपका फाइनेंशियल जीनियस इतना स्मार्ट होता है कि आप अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं। जब मैं पेरू में था तो 45 साल के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा, उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खान मिल जाएगी? उसने जवाब दिया, सोना तो हर जगह है, ज्यादातर लोगों की आंखें इसे देख नहीं पाती। और मैं ये कहूंगा कि ये सच है। रियल एस्टेट बाजार में मैं बाहर जा सकता हूं और 4 या 5 प्रॉमिसिंग डील कर सकता हूं, जबकि एवरेज आदमी बाहर जाकर खाली हाथ लौट सकता है, जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल जीनियस को डेवलप करने के लिए समय नहीं दिया है। मैं आपको आगे 10 स्टेप्स बता रहा हूं जो भगवान द्वारा दी गई ताकतों को डेवलप करने का प्रोसेस है। ये ऐसी ताकतें हैं जिन्हें सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। 1, मुझे हकीकत से बड़ा कारण चाहिए, आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, तो वे हां कहेंगे। पर फिर हकीकत हावी हो जाती है। ये सड़क बहुत लंबी नजर आती है और इस पर बहुत सी रुकावटें भी दिखती हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को दे दें। मैं एक बार एक यंग औरत से मिला जिसने अमेरिका की ओलंपिक टीम तैयार करने के सपने देखे थे। हकीकत यह थी कि उसे रोज सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने के पहले वो 3 घंटे तक तैर सके। शनिवार की रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने टेस्ट के रिजल्ट पर भी ध्यान देना होता था। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी सुपर ह्यूमन एम्बिशन और बलिदान के पीछे क्या कारण है, तो उसने यही कहा, मैं इसे अपने लिए करती हूं और उन लोगों के लिए जिनसे मैं प्यार करती हूं। प्रेम ही मुझे सभी बाधाओं और बलिदानों के लिए तैयार करता है। हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, इनका तालमेल भी एक कारण या गोल हो सकता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था, तो ये गहरी इमोशनल इच्छाओं और अरुचियों का कॉम्बिनेशन है। मैं कुछ की लिस्ट बताऊंगा, पहले तो अपनी अरुचियों की, क्योंकि उन्हीं के कारण इच्छाएं पैदा होती हैं। मैं सारी जिंदगी जॉब नहीं करना चाहता था। मैं वो नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी जॉब सिक्योरिटी और सबब में एक घर में एक एम्प्लॉय नहीं बने रहना चाहता था। मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने बिजी रहते थे कि वो मेरे फुटबॉल मैच देखने भी नहीं आ पाते थे। मेरे डैडी सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते रहे और गवर्नमेंट ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ले लिया। मुझे इस बात से भी नफरत होती थी। अपनी मौत के बाद वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने वारिस के लिए नहीं छोड़ पाए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़ जाते हैं। अब इच्छाओं की बात, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं और जिंदगी को मनचाहे तरीके से जीना चाहता हूं। मैं ऐसा अपनी ही जवानी में कर लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ आजाद होना चाहता हूं। मैं अपने समय और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे छुपे हुए इमोशनल कारण हैं। आपके पास क्या कारण है? अगर वे बहुत ताकतवर नहीं है तो रास्ते में आगे निकलने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी। मैंने कई बार पैसा गंवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है, पर क्योंकि मेरे पास गहरे इमोशनल कारण थे, इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ हूं और आगे बढ़ चला हूं। मैं 40 साल की उम्र तक आजाद होना चाहता था, पर इसमें मुझे 7 साल ज्यादा लग गए और मैं आखिरकार 47 साल की उम्र में आजाद हो सका। और बीच में मुझे कई सीखने वाले एक्सपीरियंस मिले। जैसा मैंने कहा है, काश मैं कह सकता कि यह आसान था। यह बिल्कुल आसान नहीं था।
पर यह मुश्किल भी नहीं था। लेकिन बिना दमदार कारण या गोल के जिंदगी में हर चीज मुश्किल होती है। अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। नंबर 2, मैं